नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सीरीज चल रही है। दिल्ली मुखर्जी नगर से हम आपकी तैयारी करा रहे हैं। एसएससी जीडी हो, सीजीएल हो, बिहार पीसीएस हो या यूपी का कोई अन्य एग्ज़ाम हो, जैसे बन दरोगा का आने वाला है, या यूपी पुलिस का भी एग्ज़ाम हो, तो उसमें जो जीएस के प्रश्न पूछे जाएंगे सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री का भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज उसी को हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से पूरा करेंगे। ये टॉप 20 क्वेश्चन इसमें आपको हम पढ़ाएंगे। इन क्वेश्चन की आपको व्याख्या भी देंगे। यहाँ से आपके प्रश्न, संभावित प्रश्न बनने की पूरी उम्मीद रहेगी। तो आइए हम यहाँ से शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन कि महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया। प्रश्न 1 है जवाहरलाल नेहरू, प्रश्न ऑप्शन 2 है विनोबा भावे, ऑप्शन 3 है सरदार पटेल, ऑप्शन 4 है सरोजनी नायडू। तो आप देखिए कि इसमें से कौन सा आंसर सही हो सकता है। इसमें इसका आंसर है विनोबा भावे। विनोबा भावे इसका राइट आंसर है। और ये जवाहरलाल नेहरू इसके दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही थे और सरदार पटेल इसके तीसरे नंबर के व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा प्रश्न ये तो आ चुका है, लेकिन हमारा संभावित प्रश्न कैसा हो सकता है। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसका आंसर 2 है। कांग्रेस कार्यकारिणी ने 11 अक्टूबर को व्यक्तिगत सत्याग्रह करने का निश्चय किया था। 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ और पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे बने। जैसा कि मैंने आपको बताया, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सरदार वल्लभ भाई पटेल व्यक्तिगत सत्याग्रही बने। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। नंबर 1 ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, नंबर 2 राम मनोहर लोहिया, नंबर 3 एम.एन. रॉय और नंबर 4 दादा भाई नौरोजी। तो ये देखिए कि आर्थिक दोहन का सिद्धांत किसने दिया था। आपका आर्थिक दोहन का सिद्धांत दिया था हमारा दादा भाई नौरोजी ने। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है, भारत के वयोवृद्ध के नाम से जाना जाता है। देखिए इसका आंसर है अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजी राज्य की शोषक नीतियों का अनावरण किया और कहा कि अंग्रेजी राज्य भारत को दिन प्रतिदिन लूटने में लगा है, जिसके कारण भारत निर्धन देश बनता जा रहा है। और अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 में इन्होंने अपने कथन को सिद्ध किया। तो यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न बनता है कि इनकी दादा भाई नौरोजी की इंपॉर्टेंट बुक कौन सी है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। और ये प्रश्न भी यूपी पीसीएस में पूछा गया है और अन्य एसएससी के एग्जाम में कि इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ, 1901 में। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1996 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी ये बताना है। प्रश्न 1 है मुंबई में, ऑप्शन दूसरा है ढाका में, ऑप्शन 3 है लाहौर में, ऑप्शन 4 है दिल्ली में। तो जैसा कि आप जानते हैं ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 30 दिसंबर 1906 को वो उसमें अनप्रिंट था, ये 1906 है। 1906 को इसकी स्थापना की गई थी। 1906 को ढाका में नवाब बकार उल मुल्क की अध्यक्षता में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाने का निर्णय लिया गया। लीग को संविधान तैयार करने के लिए कमेटी का गठन किया गया। मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन दिसंबर 1906 में अमृतसर में हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सर सैयद इनाम ने की थी। इस अधिवेशन में आगा खान को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये भी प्रश्न आ सकता है जो 1913 तक इसके अध्यक्ष बने रहे कि इसके मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने, आगा खां। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है। ऑप्शन ए है रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी है रामाकुंज, ऑप्शन 3 है स्वामी दयानंद सरस्वती और ऑप्शन 4 है स्वामी
विवेकानंद। तो आप सभी लोग जानते हैं कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो इन्होंने ही वेदों का पुनरुत्थान का श्रेय जाता है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं कि आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्राय पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे और उन्होंने पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा लगाया। उन्होंने पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा लगाया। अपनी बुद्धि का प्रयोग करो और वैदिक मंत्रों के अर्थों को तर्क की कसौटी पर परखो और तब अपनाओ। उन्होंने स्त्रियों एवं वृद्धों को वेद पढ़ने एवं यज्ञोपवीत धारण करने को कहा और वस्तुतः उन्होंने समानता के सिद्धांत का प्रचार किया। तो दयानंद सरस्वती हमारे एक बड़े समाज सुधारक हुए जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और वेदों की ओर लौटो का नारा दिया, और इन्होंने ही जो है महिलाओं को भी वेद पढ़ने की अनुमति प्रदान की और वेदों को तर्क सहित उनके वेदों के मंत्रों को तर्क की कसौटी पर कसने की बात भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने कही। तो आइए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक बंगाली देश भक्ति की बाइबल मानी जाती है? ये देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। ये देखिए, ऑप्शन ए गीतांजलि, ऑप्शन बी देवदास, ऑप्शन 3 आनंदमठ, ऑप्शन 4 गोरा। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित आनंदमठ। यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, आप इसका ध्यान रखिए। आनंदमठ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में बता दूं तो ये क्या है, सन्यासी विद्रोह से भी संबंधित है, सन्यासी विद्रोह से भी संबंधित है। और आनंद मठ के से ही हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित है और इसी से वंदे मातरम लिया गया और बंगाली देशभक्ति में इसे बाइबिल भी माना जाता है। बाइबिल क्या है? ईसाई धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। आइए हम अगला देखते हैं कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? ऑप्शन ए है सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी है सरदार पटेल, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें काफ़ी कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का महात्मा गांधी जी से मतभेद भी रहा था। 1939 में महात्मा गांधी जी के पट्टाभी सीतारमैया के सामने सुभाष चंद्र बोस जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन मतभेद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस पद के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और कांग्रेस पद के इस्तीफा देने के साथ ही उन्होंने नई पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन भी किया। तो इसका ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस है। इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो यानी जो रेडियो चलती थी उस समय राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था महात्मा गांधी जी को। तो इसका ऑप्शन 4 सही हो जाता है। आ जाइए इसकी व्याख्या देखते हैं। गांधी जी के लिए राष्ट्रपिता संबोधन का प्रथम प्रयोग सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है और राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं चाहते हैं। तो उन्होंने सर्वप्रथम इस समय आजाद हिंद रेडियो पर राष्ट्रपिता कहा था गांधी जी को, और गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ये भी एक प्रश्न है। ये रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। तो ये जो व्याख्या हम आपको दे रहे हैं ये व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपके प्रश्न बनने वाले हैं। और देखिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं कि निम्न में कौन मध्यम मार्गी नहीं था? मध्यम मार्गी कौन होता है? जो गर्म और नरम के बीच के रास्ते को चलने वाला होता है वह मध्यम मार्गी होता है। तो देखिए बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, A.O. ह्यूम और मदन मोहन मालवीय, ये 4 प्रश्न हैं और इसमें पूछा है मध्यम मार्गी कौन नहीं था, यानी 3 मध्यम मार्गी इसमें दिए गए हैं और एक ही हमारे बाल गंगाधर तिलक हैं जो गर्म दल से थे, ये मध्यम मार्गी नहीं थे। ये कौन थे? ये गर्म दल से थे, बाल गंगाधर तिलक। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्रपाल बाल लाल पाल की तिगड़ी कही जाती है। ये तीनों गर्म दल के नेता थे और गर्म दल को संबोधित करते थे। यह लाल बाल पाल के नाम से प्रसिद्ध थे। तो आइए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं कि 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस लिया था, कौन सा? 1922 में गांधी जी ने कौन सा?
तो ऑप्शन ए है चोरी चोरा हिंसा के कारण, कांग्रेस के सदस्यों की गिरफ्तारी के कारण, अंग्रेजी सरकार द्वारा गांधी जी की मांगे मान लेने के कारण और जनता के समर्थन के अभाव के कारण। तो ये प्रश्न देखिए आप, ये प्रश्न का उत्तर है आपका चोरी चोरा हिंसा के कारण। गांधी जी का अपना सत्याग्रह चल रहा था और इधर उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में एक स्थान है चोरी चोरा, जहां पर एक पुलिस थाने में आग लगा दी गई थी। फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चोरी चोरा कस्बे में भगवान अमीर के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का जलसा निकल रहा था। पुलिस की बर्बरता और पिटाई के फलस्वरूप इसने उग्र जनता ने पुलिस थाने को अग्नि के हवाले कर दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। और इसी के कारण गांधी जी ने अपनी रणनीति को अहिंसा वाले सिद्धांत पर एक गहरी चोट पहुंची और इसी के फलस्वरूप गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में आंदोलन को स्थगित करवा दिया। तो इस तरह हमारी जो ये प्रश्न की व्याख्या हुई। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। अब ये देखिए, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, एक तो भारतीय राष्ट्रीय इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसके शुरू के मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, इस तरह के प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं। देखिए ऑप्शन ए दिया गया है अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी है रफ़ी अहमद किदवई, ऑप्शन सी है M.A. अंसारी और ऑप्शन डी है बदरुद्दीन तैयब जी। तो इसका ये बहुत ही बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है और आपकी आगामी परीक्षा में आने की भी इसकी प्रबल संभावनाएं हैं। तो देखते हैं, इसका आंसर है बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन तैयब, इसकी देखिए व्याख्या देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के ग्वालियरवाला टैंक स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी और इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। तो देखिए कहाँ पर स्थापना हुई, 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में स्थापना हुई। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे और जॉर्ज यूले इसके प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। बहुत ही फेमस नारा है, कुछ आपके फेमस नारे हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, इनकलाब जिंदाबाद किसने कहा, करो या मरो का नारा किसने दिया, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो इस तरह का भी एक प्रश्न आपका बनता रहता है। आइए देखते हैं कि इसका ऑप्शन क्या है। चंद्रशेखर आजाद, नंबर 2 भगत सिंह, नंबर 3 मोहम्मद इकबाल और नंबर 4 सुभाष चंद्र बोस। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भगत सिंह ने ये नारा दिया था। मोहम्मद इकबाल में अपनी पुस्तक बंग ए दरी में पहली बार इनकलाब शब्द का प्रयोग किया था, परंतु इस नारे को भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद कहकर लोकप्रिय बनाया। आपने ये देखा भी होगा, ये बहुत ही फेमस नारा है। और अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में रेल लाइन का निर्माण हुआ था कब, कहां से कहां तक? हावड़ा और श्रीरामपुर के बीच, मुंबई और ठाणे के बीच, मद्रास और गुंटूर के बीच, दिल्ली और आगरा के बीच। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर बी होगा। मुंबई और ठाणे के बीच सबसे पहले रेल चलाई गई थी। भारत में प्रथम रेल लाइन मुंबई एवं ठाणे के मध्य 1953 ईस्वी में डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी और इसकी कुल लंबाई 34 किलोमीटर थी। तो यहाँ ये आपके 3 फैक्ट और मिल गए साथ में। इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आएगा वो यहीं से आएगा। आइए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश क्या था? ये देखिए, महाराष्ट्र में गणपति चलाया था बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक, MG रनाडे, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष द्वारा ये चलाया गया था। तो इसी के साथ हम इसका आंसर देखते हैं, ये किसने चलाया था। ये हमारा बीजी तिलक ने ही चलाया था। आइए हम इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक राष्ट्रवादी राजनीतिज्ञ थे और ये अपने उद्देश्य के लिए इन्होंने गणेश पूजा 1893 में तथा शिवाजी उत्सव 1895 में प्रारंभ किया, जिससे कि जनमानस में जागरण का प्रयास किया। और इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं कि 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन संबद्ध नहीं है? बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह और मौलवी अहमदुल्ला। तो ये देखिए, बेगम हजरत महल ने यहाँ लखनऊ से
1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रही थी। कुंवर सिंह आरा बिहार से कर रहे थे, आरा बिहार से कर रहे थे। और उधम सिंह क्या है, अपने सरदार उधम सिंह ने इंग्लैंड में जाकर के जनरल डायर की हत्या की थी, तो इसका आंसर सही होगा उधम सिंह। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि 1857 से संबंधित व्यक्तियों में उधम सिंह नहीं थे, क्योंकि अन्य व्यक्ति इससे संबंधित थे। 1857 के विद्रोह के समय बेगम हजरत महल ने लखनऊ में, कुंवर सिंह ने आरा बिहार से तथा मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्तावना पारित किया तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की घटना है, जैसा कि आप जानते हैं। आइए इसका ऑप्शन देखते हैं, महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर देखते हैं, जब भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन पारित किया गया तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष अब्दुल कलाम आजाद थे, जो आगे चल करके पहले शिक्षा मंत्री भी बने। गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1924 में, जो केवल एक ही बार बने। कहाँ बने, कर्नाटक के बेलगांव में बने, ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। और जवाहरलाल नेहरू 1929 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, 1936 में बने, 1937 में बने, तथा सरदार पटेल 1931 में थे। और मौलाना अबुल कलाम आजाद 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से 1946 तक ये इसके कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे, क्योंकि सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता, ये भी बहुत फेमस है, ये भी बहुत विवादित भी है। ये 1931 की घटना है, जैसा कि आप जानते हैं। ये महात्मा गांधी और इरविन के बीच में हुई थी, और इसी के बाद महात्मा गांधी को सेकंड राउंड टेबल मीटिंग में भेजा गया था, सेकंड राउंड टेबल मीटिंग में। आइए इसका ऑप्शन देखते हैं, कब की बात है, 1931 की, जैसा कि मैंने आपको बताया। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। दरअसल सविनय अवज्ञा आंदोलन की तीव्र और प्रथम गोलमेज सम्मेलन की असफलता से ब्रिटिश सरकार यह भी जान चुकी थी कि कांग्रेस का सहयोग जरूरी है। इस कारण उसने तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर जयकर को कांग्रेस एवं सरकार के बीच मध्यस्थता के लिए बुलाया, और वह इरविन और महात्मा गांधी के 20 फरवरी 1931 में वार्ता शुरू हुई और 5 मार्च को यह समझौता हुआ। 5 मार्च 1931 को यह समझौता हुआ था। आइए देखते हैं कि स्वराज पार्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, का गठन वर्ष 1922। ये देखिए 1922 की जगह 1923 भी आपको देखने को मिलेगा। और निम्नलिखित में से किस समूह ने किया था, ये देखिए किस समूह ने किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, गोविंद बल्लभ भाई पंत, ऑप्शन बी, CR दास और मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी, और बाल गंगाधर तिलक, सत्यमूर्ति, तेजपाल सप्रू, ऑप्शन डी। और इसका सही आंसर है ये CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा इसका गठन किया गया था। चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में चल रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू एवं उनके समर्थक विधान परिषद के चुनाव में सहभागिता प्रदान करने में असफल रहे। फलस्वरूप 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास द्वारा मोतीलाल नेहरू ने अपने समर्थकों के साथ इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन किया। ये देखिए 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य कांग्रेस के एक अंग के रूप में रहते हुए चुनावों में भाग लेना तथा सरकारी कामकाज में अवरोध पैदा करना था। सरकारी कामकाज किसका, ब्रिटिश की सरकार थी, उसके कामकाज में अवरोध पैदा करना था। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जैसा कि मैंने बताया, इंडियन नेशनल कांग्रेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत ही आपको ध्यान से पढ़ना है। और इसमें जो पूर्ण स्वराज की घटना है ये 1929 की घटना है। 1919 में क्या हुआ था, और 1933-43 ये सारी अनइम्पोर्टेंट डेट है। आइए देखते हैं, दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था। अधिवेशन में कांग्रेस की कार्यकारिणी को यह भी अधिकार दिया गया कि वे जब भी उचित समझे सविनय अवज्ञा और कर बंद का आंदोलन चला सकते हैं। आइए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया। ये देखिए ये प्रश्न है, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया।
29 में क्या था, अभी लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 1931 में क्या हुआ था, महात्मा गांधी और इरविन का समझौता हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना है। आइए इसका प्रश्न देखते हैं, व्याख्या देखते हैं। साइमन कमीशन की घोषणा 8 नवंबर 1927 को की गई थी, लेकिन भारत कब आया 1928 को भारत पहुंचा। साइमन कमीशन का उद्देश्य यह था कि 1919 के सुधारों के अनुसार भारतीय शासन व्यवस्था किस तरह से काम कर रही है तथा भारत में शिक्षा की वृद्धि और प्रशासनिक संस्थाओं का विकास कितना हुआ है। साथ ही इसको यह भी सजा देना ताकि उत्तरदायी का सिद्धांत कहा जा सके लागू करना उचित होगा। तो साइमन कमीशन 8 नवंबर 1927 को बना था, लेकिन भारत पहुंचा 1928 को। ये इंपॉर्टेंट डेट आपको याद रखनी है कि बना कब था और भारत कब पहुंचा। आइए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड लास्ट प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी गठित की गई थी कब। ये देखिए, इसमें सोशलिस्ट शब्द पहले नहीं जुड़ा हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट एक बात है। आइए आपको मैं बता देता हूं कि इसका ऑप्शन क्या है, चंद्रशेखर आजाद द्वारा, सुभाष चंद्र बोस द्वारा, रास बिहारी बोस द्वारा या जवाहरलाल नेहरू द्वारा। इसका सही ऑप्शन होगा चंद्रशेखर आजाद द्वारा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी की स्थापना 10 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला ग्राउंड में की गई थी। अब इसका भी नाम बदल दिया गया है, अरुण जेटली नाम रख दिया गया है फिरोज शाह कोटला ग्राउंड का। और भगत सिंह और भगवती चरण बोहरा, चंद्रशेखर आजाद जैसे युवाओं ने आज़ादी के नेतृत्व में बैठक के, जिसमें समाजवादी लक्ष्य को स्वीकार किया गया। समाजवादी ही मतलब है सोशलिस्ट का। समाजवादी एक विचारधारा है जिसमें सभी को समान अधिकार हो, समान जीने का अधिकार हो, समान सभी अवसर प्रदान किए जाए। देखिए, आज का हमारा अंतिम प्रश्न यह है कि पूना पैक्ट संबंधित था किससे। पूना पैक्ट बिपिन चंद्र पाल से संबंधित था, सुभाष चंद्र बोस से संबंधित था, लोकमान्य तिलक से या अरविंद घोष से। तो ये देखते हैं कि पूना पैक्ट का क्या आंसर है। प्रसिद्ध दार्शनिक व राजनीतिक अरविंद घोष 1996 में राजनीति में प्रवेश किया और उन्होंने राजनीतिक आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। वह वंदे मातरम पत्रिका के प्रथम संपादक थे। यानी पूना पैक्ट का संबंध किससे था, हमारा अरविंद घोष जी से था। तो इसी के साथ हमारी आज की सीरीज यहीं पर कंप्लीट होती है। मैं आशा करता हूं कि इस सीरीज से हमारे सभी विद्यार्थियों को काफ़ी फायदा मिलने वाला है। इस सीरीज को हम इसीलिए चला रहे हैं जिससे कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जल्दी से जल्दी कवर किए जा सकें और आपकी आगामी प्रश्न जो परीक्षा है उसमें ये प्रश्न आपको सीधे सीधे मिल जाएं। तो आज आपकी ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। आपका पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।